हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हमने जो क्वेश्चन लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आशा करता हूँ इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मुख्य फोकस जो लेंस होता है उसमें फोकस कितने होते हैं, 2 फोकस होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहले का पहला वाला। ठीक है, तो पहले का ये पहला वाला कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फोकस दूरी 2 होती है ना, F1 और F2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। ठीक है, देखिए समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये तो एक चीज़ जानते होंगे कि आभासी बनता है। तो आपको दिक्कत एक चीज़ आ रहा है कि सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, तो आप जानिए कि सीधा बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, आभासी और सीधा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से किस तरह का होता है, तो ये वाला हो जाएगा। क्योंकि देखिए आंख का जो व्यवहार होता है वो लेंस की भांति होता है। ठीक है, लेंस की भांति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरे का बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, चौथा नंबर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त होगा, प्रिज्म से प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 5वां क्वेश्चन है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। देखिए रेटिना पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो आँख का नेत्र वाला चैप्टर है उससे 1 नंबर क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आना ही आना है उससे। ठीक है, तो 5वें का आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, आम नेत्र लेंस। ठीक है, आम नेत्र लेंस, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6ठा क्वेश्चन है आपका कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट से लेके 100 वाट तक का। ठीक है, और इसके फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। अब प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे दे दिया है कि वोल्टेज दे दिया है और यहाँ पे वाट दे दिया है। ठीक है, तो आपको ओम निकालना है, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फार्मूले के से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा जो आपका 484 ओम। क्या आएगा, 484 ओम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए क्या होता है आपका, वोल्ट मीटर ही होता है। तो ठीक है, तो 7वें का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, क्या देखा था दतवे तो लौकत तो यार, करिया करिया उजर उजर खुला बी। ठीक है नहीं जा लो नीचे, हाँ नीचे जा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्या है आपका कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है वोल्ट मीटर को किस तरह विद्युत परिपथ में लगाते हैं और ए मीटर को कैसे लगाते हैं। तो देखिए जो आपका ए मीटर है आपको कैसे लगाया जाता है, वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक, तो ए मीटर जो होता है आपका श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और जो वोल्ट मीटर होता है उसे कैसे लगाते हैं, आपका पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, ये सीरीज में हो गया, वो पैरेलल में होता है, समांतर में लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देना है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है आपका कि या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, रासायनिक को विद्युत में, या विद्युत को रासायनिक में। तो किस में करता है विद्युत मोटर आपका, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो 9 नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कि विद्युत जो मोटर होता है आपका, जो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, किस में परिवर्तित करता है, तो जो आपका मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी, 9वां का बी हो जाएगा आपका, 9वां का बी। ठीक,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है कि विद्युत फ्यूज बचाता है, विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है? ठीक है, अतिभारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, लघुपथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, दोनों से किसी से नहीं। तो क्या होगा आपका आंसर नंबर? ये जो लघुपथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से बचाते हैं। जो विद्युत फ्यूज होता है, जो आपका करंट ज़्यादा हो जाएगा तो उसी से तो बचाती है कोई भी चीज़, मतलब जल ना जाए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं आप? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए आपको क्या होता है? देखिए, क्या एमीटर से आप विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर से कर सकते हैं, मोटर से कर सकते हैं, लेकिन जनरेटर जो जनित्र है उससे हम लोग कर सकते हैं। तो 11 वाला का ऑप्शन नंबर ये आपका सूटेबल बैठ रहा है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, जनित्र से करेंगे। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? अब देखिए जो अनंत स्रोत है, आप क्या कोयला है, जल है, सूर्य है, परमाणु है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सूर्य। क्यों? क्योंकि ये अनंत माना इसलिए जाता है क्योंकि सूर्य समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कोयला और जल ये सब क्या हो जाएंगे? समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सूर्य नहीं समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? देखिए पवन का न्यूनतम वेग क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी है। कौन सा होना चाहिए? कितना? कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 13 नंबर का हो गया। अब चलते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि CaCO3 CaO प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, अभिक्रिया से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अवकटन अभिक्रिया है। ठीक है, 14 का आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? अवकटन। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्या है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। अब देखिए 16 नंबर देखते हैं। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं ऑक्सीजन गैस का है, Na2 का है, या नाइट्रोजन गैस का है, या लेड ऑक्साइड का है? किसका है? तो ये आपका आंसर नंबर है Na2, ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा आपका। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें 17 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? ठीक है, 17 नंबर में कौन सा लवण है? तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा K2SO4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? K2SO4 जो होता है आपका लवण होता है। ठीक है, और सभी क्या है आपके अम्ल है। ठीक है, HCl हो गया, NaOH हो गया, NH4 OH हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, 17 का सी। ठीक है, 18 नंबर देखते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम ऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो बताइए आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आप चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? आयरन का फेरम Fe कितना होता है? 26 होता है। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 नंबर पे आपका आता है इसका परमाणु संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है लोहे का? तो 26 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन
कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है? तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कौन अभिक्रियाशील है मतलब कि कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने के लिए प्रेरित होती है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, पहला वाला Cu, कापर। Cu कापर, ये वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका 21 का ए। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपके जो होते हैं एनोड पर जो होता है वहीं पे ये आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, एनोड पर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, एनोड पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर है, हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? ऑप्शन नंबर ए आपका H2O है, C6H12O6 है, CO2 है, HNO3 है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन भी होना चाहिए और कार्बन भी होना चाहिए। तो किस में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है? तो बी नंबर वाले ऑप्शन में क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला सही हो जाएगा, C6H12O6। ये किसका है? ग्लूकोज का सूत्र भी है। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपके दिया है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ठीक है, क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अम्ल होता है। इसका जो प्रकृति है वो क्या होता है? अम्ल के रूप में होती है। तो इसलिए हो जाएगा 24 का आपका आंसर नंबर सी वाला। ठीक है, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या? अम्ल। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी में, देखिए आप आवर्त सारणी से है, मेंडलीव के आवर्त सारणी से क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या होता है? आवर्त सारणी में जब हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो जो तत्वों के धातुई गुण होते हैं वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, धातुई के गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है, धातुई गुण बढ़ता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य होते हैं? अम्लीय धातु के होते हैं, क्षारीय धातु के होते हैं, अक्रिय गैस होती है, या मिश्र धातु होते हैं? तो कौन से होते हैं आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में? तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग में होते हैं वो होते हैं आपके क्षारीय धातु होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो कौन से वाला करता है? तो आपका 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए वाला, नाइट्रोजन को पृथक करता है। किसको पृथक करता है? तो नाइट्रोजन को पृथक करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि उपचयन है अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है, अपचयन है और विस्थापन है। तो कौन सी अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखिए संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं? तो किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण से ये क्या होता है? संतुलित रहता है ऑक्सीजन का संतुलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, 29 नंबर का आपका क्या हो गया? बी वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं।
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? आप देखिए, साफ जल में रहेगा क्या, गंदा जल में रहेगा, खारा जल में रहेगा और मृदु जल में रहेगा? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो कौन से जल में रहेगा? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो ये साफ जल में होता है। देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप, गंदा जल में नहीं होता है, साफ जल में होते हैं डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका पहला वाला 30 नंबर का ए वाला आपका सही हो जाएगा, साफ जल में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण, तो पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? ऑक्सिन होता है। क्या है पादप हार्मोन का उदाहरण? ऑक्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है? देखिए कोशिका के विभाजन में कौन सा ये मदद करता है? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा 32 का, आपके सभी हो जाएंगे। ऑक्सिन भी है, जिबरेलिन भी है और साइटोकाइनिन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन जब सभी वाले रहते हैं तो ज़्यादातर आपके आंसर सभी वाला ही होता है, ऑप्शन नंबर सभी वाला। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर आपके दिए हुए हैं, साइटन है, न्यूरॉन है, एक्सॉन है और डेंड्राइट है। तो इसमें से कौन सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका न्यूरॉन। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका न्यूरॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु कहाँ से निषेचित होता है? वृषण में, गर्भाशय से या फिलोपियन नलिका से, अंडाशय से। तो इसका ऑप्शन नंबर 34 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका अंडाशय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अंडाशय से। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें जो भी आपके ये प्रश्न लिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, किसी न किसी साल ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस क्वेश्चनों को एकदम वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिका है, डिंब वाहिनी है, कौन सी नहीं है? तो आपका 35 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका है, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु बनता है, वृषण में बनता है, मूत्राशय में, गर्भाशय में, अंडाशय में। तो किसमें शुक्राणु बनते हैं आपके? तो शुक्राणु आपके वृषण में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? वृषण में बनते हैं। आपका आंसर नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर क्या है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखा गया है? क्या वाइसमैन द्वारा लिखा गया है, लामार्के, चार्ल्स डार्विन के द्वारा या सभी के द्वारा लिखा गया है? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इनकी फेमस बुक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स डार्विन का। ठीक है, अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत देखिए कौन सी परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है या एक्सोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में या ट्रोमोस्फेयर में पाया जाता है? तो आपका आंसर जो ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ठीक है, आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? अब जैविक अपघटन द्वारा प्राप्त होने वाला कैसा है पदार्थ? तो सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर और प्लास्टिक की बोतलें। तो कौन सी आपकी लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर पहला वाला जो सूखे घास के पत्ते, सूखे घास के पत्ते जो हो जाएंगे वो अपघटित हो सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन बैग, रबर हो गया, प्लास्टिक की बोतलें, ये सब देखते हैं ज़मीन में गड़ी रहती हैं, लेकिन वैसा का वैसा ही रहेगा, वो अपघटित नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? नदी है, कुआं है, तालाब है, समुद्र है। तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला कुआं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कौन सा? कुआं। ये हो जाएगा क्या? भूमिगत जल का उदाहरण। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। किसी अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, या संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका 41 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ के हमें ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो ऊष्मा के लिए ज़्यादातर उत्तरदायी होती है, जिससे ज़्यादा गर्मी होने लगती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन, कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आपका पहला वाला जो आंसर है वही आपका करेक्ट है। अग्नाशय से क्या होता है? पित्त रस क्या होता है? स्रावित होता है। पित्त रस कहाँ से? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है? आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार और बाल की प्रकृति। इनमें से देखिए कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए 44 नंबर का बाल की प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही। ये बाल की प्रकृति जो होती है ये वंशागत नहीं होती है, लेकिन आँख का रंग किसी न किसी जात मतलब वंश में पाया जाएगा, चमड़ी का रंग भी और शरीर का आकार भी। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें कितने समूह होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? तो ये है आपके आंसर नंबर डी हो जाएगा। कितना? 18। ठीक है, क्या होता है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो 18 होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो आपका 46 नंबर का आंसर हो जाएगा बी 6 होता है। कितना होता है आपका? आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है, यही होता है ना, C6H12O6। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो आपके 6 होते हैं। देखिए यही ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? आपके 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये तो सभी लोगों को पता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना होता है आपका? 7 होता है। ठीक है, अब देखिए 48 नंबर का है, किसी वर्ण या रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा किसका होता है? तरंग दैर्ध्य। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य आप जानते ही हैं कितना होता है? लाल रंग का होता है। ये लाल रंग का होता है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।